आइए, आपका इस सत्र में स्वागत है। इस सत्र में हमारी चर्चा का विषय कैपिटल यानी पूंजी होगा। यहाँ हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि पूंजी शब्द का क्या अर्थ है और किसी भी व्यवसाय में कितने टाइप की पूंजी लगती है और यह अनुमान कैसे लगाया जाता है कि किसी व्यवसाय को करने के लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत होगी। आपको पहले के सत्रों से याद होगा कि हमने 4C+E की रूपरेखा का जिक्र किया था। इस रूपरेखा में कैपिटल यानी पूंजी चौथा C है। किसी व्यवसाय को शुरू करने, उसे चलाने और उसे सफलता से आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी पैसे को हम पूंजी के रूप में परिभाषित करते हैं। किसी भी व्यवसाय के लिए दो टाइप की गतिविधियां रहती हैं जिनके लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। पहली टाइप की गतिविधि है व्यवसाय के लिए कामकाजी एसेट्स जैसे मशीनरी, ज़मीन, बिल्डिंग वगैरह की खरीदी, जिसके लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। इस गतिविधि के लिए ज़रूरी पूंजी को हम फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थायी पूंजी कहते हैं। दूसरी टाइप की गतिविधियां व्यवसाय की रोज़मर्रा की गतिविधियां होती हैं, जैसे कच्चे माल की खरीदी, व्यवसाय में करने वालों का वेतन देना, बिजली पानी के बिल भरना वगैरह, जिसके लिए पूंजी की ज़रूरत होती है। इन गतिविधियों के लिए ज़रूरी पूंजी को वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो आइए इन दोनों बातों को हम रामू ने जो चाय की दुकान शुरू की है उसके उदाहरण से समझते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए रामू को बर्तन, गैस स्टोव, ठेला, ग्राहकों के बैठने के लिए कुर्सियां और टेबल जैसी कई चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। वह पूंजी जिससे रामू यह सारा सामान यानी अपने व्यवसाय के लिए एसेट्स खरीदेगा, ये उसके व्यवसाय की फिक्स्ड कैपिटल होगी। हर रोज़ दुकान चलाने के लिए रामू को चाय बनाने के लिए कच्चे माल जैसे दूध, शक्कर, चाय पत्ती वगैरह खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा उसे गैस सिलेंडर, उसके हेल्पर का वेतन, उसका खुद का वेतन जैसी चीज़ों के लिए भी पूंजी की ज़रूरत होगी। इस प्रकार की पूंजी को हम रामू के व्यवसाय की वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी कहते हैं। किसी भी उद्यमी को अपना व्यवसाय शुरू करने के पहले यह अनुमान लगाना होता है कि उसके व्यवसाय की कितनी फिक्स्ड कैपिटल और कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। लेकिन उन व्यवसायों में भी जो चल रहे हैं, उद्यमी को इन दोनों टाइप की पूंजी के बारे में अनुमान लगाना पड़ता है ताकि वह अपने व्यवसाय को न केवल अच्छे से चला सकें बल्कि उसे आगे भी बढ़ा सकें। तो आइए फिक्स्ड कैपिटल से शुरुआत करते हुए हम इन दोनों टाइप की पूंजी को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने में मदद के लिए एक बार फिर से हम 4C+E की रूपरेखा याद करते हैं। इस रूपरेखा का दूसरा C था कैपेबिलिटी यानी व्यवसाय की क्षमताएं। क्षमताओं में उपकरण, स्किल यानी कौशल और व्यवसाय के लिए उपलब्ध समय जैसी बातें आती हैं। इन तीनों बातों में उपकरण सीधे सीधे फिक्स्ड कैपिटल से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि उद्यमी के द्वारा व्यवसाय के लिए ज़रूरी उपकरण के बारे में लिए गए फैसले से इस पूंजी का टाइप भी बदल जाता है। जैसे हमारे उदाहरण में अगर रामू अपनी चाय की दुकान के लिए टेबल और कुर्सियां खरीदने का फैसला लेता है तो उसके लिए जो पैसा उसे खर्च करना पड़ेगा वह फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगा। लेकिन इसके बदले अगर वह इन चीज़ों को किराए पर लेने का फैसला करता है तो इन चीज़ों का हर महीने का किराया उसके व्यवसाय की वर्किंग कैपिटल होगा। उपकरणों और मशीनरी के अलावा कई बार व्यवसाय को सिर्फ एक बार की खरीदी के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे सिर्फ एक बार की खरीदी के लिए लगाने वाले पैसे को भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए ज़रूरी फिक्स्ड कैपिटल के अनुमान में शामिल करना चाहिए। यहाँ रामू के उदाहरण में अगर वह अपनी दुकान के लिए कुर्सियाँ और टेबल किराए से लेता है तो बहुत संभव है कि इन चीज़ों को किराए से देने वाली उद्यमी
रामू से एक सेफ्टी डिपॉजिट मांगे। इसके अलावा यह भी संभव है कि रामू को अपना व्यवसाय शुरू करने के पहले लाइसेंस भी लेना पड़े। इन खर्चों में लगने वाला पैसा भी रामू के व्यवसाय के लिए ज़रूरी फिक्स्ड कैपिटल में आएगा। क्षमताओं के दूसरे भागों यानी स्किल और व्यवसाय में लगाने के लिए उपलब्ध समय का अक्सर ज़रूरी फिक्स्ड कैपिटल पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन कई बार ज़रूरी स्किल की कमी के कारण किसी उद्यमी को अपनी स्किल बढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई उद्यमी अपना खुद का ब्यूटी पार्लर शुरू करने के पहले ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग कोर्स कर ले। ऐसे उदाहरण में उस ट्रेनिंग कोर्स के लिए दी गई फीस को व्यवसाय के लिए ज़रूरी फिक्स्ड कैपिटल में शामिल किया जाना चाहिए। अब जब हम यह देख चुके हैं कि किसी व्यवसाय के लिए ज़रूरी फिक्स्ड कैपिटल का अनुमान कैसे लगाया जाता है, तो आइए अब हम यह देखते हैं कि किसी व्यवसाय के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल का अनुमान कैसे लगाते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि हम कितनी अवधि तक के लिए व्यवसाय के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल का अनुमान लगा रहे हैं। क्या यह अनुमान एक दिन के लिए है, एक हफ्ते के लिए है या फिर एक महीने के लिए है? अधिकतर व्यवसायों के लिए हम एक महीने का समय लेते हैं, लेकिन कुछ व्यवसायों के लिए यह समय कम भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सब्जी बेचने के व्यवसाय में यह समय सिर्फ एक दिन का भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्यवसाय में खरीदने बेचने की गतिविधि लगातार होती रहती है। मौसमी व्यवसायों के लिए अवधि और अनुमान लगाने का तरीका दोनों ही बहुत अलग हैं। इसीलिए हम मौसमी व्यवसाय के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल का अनुमान लगाने के बारे में एक अलग सत्र में बात करेंगे। किसी भी अवधि के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल का अनुमान 4 बातों से तय होता है। पहली बात है, उस अवधि में व्यवसाय को कितनी इन्वेंट्री अपने पास रखनी है। व्यवसाय जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री अपने पास रखेगा, उसकी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यह बात उत्पादन और क्रय विक्रय के व्यवसायों के लिए बहुत महत्व रखती है, लेकिन सेवा व्यवसायों पर इसका इतना असर नहीं होता। दूसरी बात जिससे ज़रूरी वर्किंग कैपिटल का अनुमान तय होता है, वह है कि इस अवधि के दौरान व्यवसाय को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के रूप में कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसमें मजदूरी देने के लिए पैसा, किराया, वेतन, फ़ोन बिजली पानी का बिल, कर्ज पर ब्याज जैसी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा खर्चे होंगे व्यवसाय के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। मान लेते हैं कि रामू के परिवार में कोई बहुत बीमार है। इसका मतलब हुआ कि हर दिन रामू को अपना काम धंधा छोड़कर घर पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा। इसीलिए उसे अपने व्यवसाय को संभालने के लिए एक हेल्पर रखना पड़ेगा। हेल्पर रखना उसके व्यवसाय की वेतन की कॉस्ट बढ़ाएगा और इस तरह उसके व्यवसाय के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगी। व्यवसाय के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल को तय करने वाली तीसरी बात है कि उस व्यवसाय ने अपने ग्राहकों को कितना उधार दिया है। अगर व्यवसाय ने अपने ग्राहकों को बहुत सारा उधार बहुत लंबे समय तक के लिए दिया है, तो निश्चित रूप से व्यवसाय को बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। आइए इसे समझने के लिए एक बार फिर से रामू के व्यवसाय का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि कोई स्कूल अपने वार्षिक समारोह के लिए रामू से बहुत सारा चाय नाश्ते का सामान खरीदता है, लेकिन उनकी शर्त है कि वे इसका भुगतान रामू को 2 हफ्ते के बाद ही करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि भले ही रामू स्कूल के इस ऑर्डर से अच्छा पैसा कमा ले, लेकिन 2 हफ्तों तक तो उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए इस दौरान रामू के व्यवसाय को दूध, चाय पत्ती वगैरह खरीदने और हेल्पर का वेतन देने के लिए तब तक अपने पैसे का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब तक उसे स्कूल से पैसा नहीं मिल जाता।
यह भी व्यवसाय के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएगा। चौथी बात जो यह तय करेगी कि व्यवसाय को कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी वह है कि सप्लायरों ने व्यवसाय को कितना उधार दिया है। अगर सप्लायरों ने व्यवसाय को बहुत सारा उधार काफ़ी लंबे समय तक के लिए दिया है तो व्यवसाय को कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। इसे समझने के लिए एक बार फिर हम रामू के व्यवसाय के उदाहरण को लेते हैं। रामू ने अपने व्यवसाय के लिए महीने भर की शक्कर, चाय पत्ती और आटा खरीद लिया है। किराने की दुकान ने रामू को इन चीज़ों का पैसा 2 हफ्ते बाद देने की छूट दी है। तो रामू इस दौरान रेवेन्यू से आने वाले कैश से अपने व्यवसाय के दूसरे खर्चे जैसे गैस सिलेंडर का बिल, हेल्पर का वेतन वगैरह वगैरह निपटा लेगा। ऐसा करना उसके व्यवसाय की वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को कम करेगा। ये चारों बातें ठीक ठीक ढंग से कैश फ्लो विवरण में दिखती हैं। किसी भी व्यवसाय के हर महीने के कैश फ्लो विवरण में व्यवसाय में नियमित रूप से आने वाले कैश फ्लो यानी रिकरिंग कैश इनफ्लो और व्यवसाय से नियमित रूप से बाहर जाने वाले कैश फ्लो यानी रिकरिंग कैश आउटफ्लो का अंतर लगभग उस व्यवसाय के लिए ज़रूरी उस महीने की वर्किंग कैपिटल के बराबर होता है। इसीलिए आदर्श रूप से हर उद्यमी को अपना व्यवसाय के पिछले महीने के कैश फ्लो विवरण को देखना चाहिए। ऐसा करने से उसे यह अनुमान लगाने में मदद मिलेगी कि आने वाले महीनों में उसे अपने व्यवसाय में कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। इसीलिए किसी भी उद्यमी के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह किसी भी अवधि के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल का अनुमान लगाने के पहले एक सही कैश फ्लो विवरण तैयार कर ले। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान भी रखना ज़रूरी है। यह बहुत संभव है कि आगे भविष्य की किसी भी अवधि में व्यवसाय में बहुत बड़े खर्चों की संभावना हो सकती है जो पहले की अवधि में नहीं थे। ऐसे मामलों में उद्यमी को पुरानी कैश फ्लो विवरण के भरोसे में नहीं रहना चाहिए। उसे आने वाले समय के बड़े खर्चों और बड़ी इनकम का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि वह अपने व्यवसाय के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल का सही अनुमान लगा सके। इन 4 बातों के आधार पर जिनको हमने अभी देखा है, हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं जो किसी भी उद्यमी को अपने व्यवसाय के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल का अनुमान लगाने में मदद करेगा। तो आइए पहले इस फॉर्मूले को देख लेते हैं और फिर उसके बाद फॉर्मूले के एक एक भाग को देखेंगे और यह भी देखेंगे कि वे भाग आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। तो फॉर्मूला है किसी भी अवधि के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल इक्वल टू उस अवधि के लिए अनुमानित रिकरिंग कैश आउटफ्लो माइनस उस अवधि के लिए अनुमानित रिकरिंग कैश इनफ्लो माइनस उस अवधि की शुरुआती कैश बैलेंस माइनस पिछली अवधि के अकाउंट्स रिसीवेबल जो इस अवधि में वसूले जाने वाले हैं प्लस पिछली अवधि के अकाउंट्स पेएबल जिनका भुगतान इस अवधि में होना है। इस फॉर्मूले के 5 भाग हैं। इसका पहला भाग है उस अवधि के लिए अनुमानित रिकरिंग कैश आउटफ्लो। यह वह पैसा है जो उस अवधि में व्यवसाय खर्च करेगा और इसीलिए यह उस अवधि के लिए व्यवसाय की वर्किंग कैपिटल बन जाता है। दूसरा भाग है उस अवधि के लिए अनुमानित रिकरिंग कैश इनफ्लो। यह वह पैसा है जिसका व्यवसाय उस अवधि में अपने पास आने की आशा करता है और इस अवधि के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल इस राशि से कम हो जाएगी। इसीलिए हम इस दूसरे भाग को घटाते हैं। व्यवसाय इस अवधि की शुरुआत पिछली अवधि के बचे हुए कुछ पैसों से करेगा। यह पैसा भी व्यवसाय की इस अवधि के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल को कम करेगा। इसीलिए हम इस तीसरे भाग उस अवधि की शुरुआती कैश बैलेंस को भी घटाते हैं। फॉर्मूले का चौथा भाग है पिछली अवधि के अकाउंट्स रिसीवेबल जो इस अवधि में वसूले जाने वाले हैं।
यह वह पैसा है जो पिछली अवधि में ग्राहकों को उधार दिया गया था और इस अवधि में ग्राहकों के उस उधार को व्यवसाय को चुकाने की आशा है। ग्राहकों के द्वारा चुकाई गई उधारी भी व्यवसाय की वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को कम करेगी, इसीलिए हम इसे भी घटाते हैं। अंत में पांचवा भाग है पिछली अवधि के अकाउंट्स पेबल जिनका भुगतान इस अवधि में होना है। यह भाग उस पैसे के बारे में बताता है जो व्यवसाय को पिछली अवधि में खरीदे गए कच्चे माल के भुगतान के रूप में इस अवधि में अपने सप्लायरों को देना है। यह पैसा व्यवसाय की वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को बढ़ाता है, इसीलिए यह जोड़ा जाता है। तो यह है संक्षेप में इस फॉर्मूले के बारे में जानकारी। तो आइए अब हम उन मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा लें जिनके बारे में हमने इस सत्र में चर्चा की है। हमने कैपिटल यानी पूंजी को किसी भी व्यवसाय को शुरू करने, उसे चलाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी पैसों के रूप में परिभाषित किया है। पूंजी दो टाइप की होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए होने वाले एक बार के खर्च में मदद करती है, वहीं वर्किंग कैपिटल व्यवसाय को रोज़ चलाने में मदद करती है। किसी भी व्यवसाय में उस व्यवसाय की क्षमताएं फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत को तय करती हैं। वहीं किसी व्यवसाय के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल चार बातों से तय होती है। वे चार बातें हैं: व्यवसाय कितनी इन्वेंट्री रखना चाहता है, व्यवसाय की कॉस्ट, व्यवसाय के द्वारा लिया गया उधार और उसके द्वारा दिया गया उधार। अंत में हमने एक फॉर्मूले को देखा जो इन चारों बातों का इस्तेमाल करता है। यह फॉर्मूला किसी भी उद्यमी को एक अवधि के लिए ज़रूरी वर्किंग कैपिटल का अनुमान लगाने में मदद करता है। तो ये थी कैपिटल यानी पूंजी के बारे में जानकारी।